हाँ अच्छा मैं चलता हूँ। वह चला गया था। फिर लंबे समय तक कभी ऑनलाइन दिखाई देता तो कभी हफ्तों तक गायब रहता। नव्या सिर्फ इतना जानती थी वो किसी फोर्स में जाने के लिए परीक्षाएं दे रहा है। चंदन से सगाई होने के बाद उसने गौरव की तरफ पूरी तरह ध्यान देना छोड़ दिया था। तभी अचानक फ्लैट की घंटी बजी और वह अपने ख्यालों से बाहर आ गई। उसने जल्दी से जाकर दरवाजा खोला तो सामने उसकी सहेलियां खड़ी थी जो उसके साथ पढ़ती थी और उसकी भारत वापसी की खबर सुनते ही उससे मिलने आ गई थी। हाय वीना, हाय। हमने तुम्हें परेशान तो नहीं किया? नहीं, बिल्कुल नहीं। आओ अंदर आओ। नीरा, तुम कैसी हो? बिल्कुल ठीक हूँ। वे दोनों को लेकर लिविंग रूम में आ गई। मुझे वीना ने बताया कि तुम जा रही हो। नीरा ने पूछा तो वो मुस्कुराकर सिर हिलाने लगी। लेकिन इतनी जल्दी? कुछ दिन और रुकती तो हम कहीं घूमने चले जाते, नीरा ने शिकायत की, क्योंकि शायद अगली मुलाकात जल्दी नहीं होने वाली थी। लेकिन तुम्हें तो हमसे ज्यादा चंदन की चिंता है। वीना की बात सुनकर वह हंस पड़ी। ऐसा कुछ भी नहीं है। मैं बहुत जल्द तुम दोनों से मिलने चंदन के साथ आऊंगी और फिर तुम्हें मेरी शादी में भी तो आना है ना? वह चमकती आंखों से उनकी तरफ देखते हुए बोली, हाँ हाँ, क्यों नहीं, जरूर आएंगे। लेकिन तुम्हारा बहुत ज्यादा अधिकार जताने वाला मंगेतर कहीं हमें शादी में आने से मना ना कर दे। वीना ने मजाक किया तो नव्या उसे घूर कर देखने लगी। कम ऑन, बस मजाक कर रही हूँ। वीना हंस पड़ी। नीरा आगे बढ़ी और उसे गले लगा लिया। मैं तुम्हें बहुत याद करूंगी। नव्या की आंखें नम हो गई। वीना भी पास आकर उसे गले लगाने लगी। तुम्हारे साथ बहुत सुंदर यादें बनी हैं, हम तुम्हें बहुत याद करेंगे नव्या। मैं भी तुम दोनों को बहुत याद करूंगी। वह तीनों बीते खूबसूरत समय को याद करके मुस्कुराती रहीं। अगली सुबह उसकी फ्लाइट थी और सच ये था कि इस सुंदर देश और दोस्तों से बिछड़ने का दुख आने वाली खुशियों के सामने बहुत छोटा था। वह बहुत खुश थी। माता पिता और चंदन से मिलने की खुशी किसी भी तरह कम नहीं थी। एयरपोर्ट पर विमान के पहिए जमीन से टकराए तो नव्या के होठों पर सुंदर मुस्कान आ गई। वह एक कीमती लाल गाउन पहने थी क्योंकि चंदन को वो लाल रंग में बहुत ही ज्यादा पसंद थी। उसने वॉशरूम में जाकर अपना मेकअप ठीक किया। साफ सेहरा, तीखे नैन नक्श और उसका आत्मविश्वास अपने चरम सीमा पर था। वह खूबसूरती की मिसाल थी। कॉलेज में पढ़ते समय भी उसे दिन में कई बार तारीफें सुननी पड़ती थी। उसे खुद भी अपनी सुंदरता का एहसास था, मगर जितना खास एहसास उसे चंदन दिलाता था उतना कोई और नहीं दिला सकता था। एयरपोर्ट से निकलकर उसने कैब बुक की। उसका दिल तेजी से धड़क रहा था। उसने बैग में हाथ डालकर चंदन के फ्लैट की चाबी निकाली जो बहुत समय पहले चंदन ने उसे दी थी। उसने रास्ते से लाल फूलों का एक गुलदस्ता खरीदा। जैसे जैसे रास्ता कम हो रहा था, नव्या के दिल की धड़कनें और तेज होती जा रही थी। वह ठीक आधे घंटे के बाद शर्मा हाउस के नीचे खड़ी थी। चेहरे पर मुस्कान, आंखों में चमक और दिल में खुशियों की मीठी धड़कनें गूंज रही थी। वह बहुत उत्साहित थी। नव्या चंदन के ख्यालों में खोई हुई थी। दिल ही दिल में उस पल का आनंद लेती हुई वह आगे बढ़ने लगी। उसके चेहरे की मुस्कान और गहरी होती जा रही थी। कदम कहीं पड़ रहे थे और मन कहीं और ही उड़ रहा था। उसकी चाल इतनी खुशियों से भरी हुई थी, वह जैसे नशे में चलती हुई लग रही थी। गुनगुनाते हुए जब वह लिफ्ट में चढ़ी तो दोनों हाथ चेहरे पर रखकर खुद को संभालने की कोशिश करने लगी, मगर खुशी उसके पूरे शरीर से झलक रही थी। उसके फ्लैट के सामने पहुंचकर उसने सीने पर हाथ रखकर कुछ गहरी सांसें ली। फिर अपनी मुस्कान को रोकते हुए चाबी को दरवाजे के लॉक में घुमाया। हल्की सी आवाज के साथ दरवाजा खुल गया। वो बहुत धीरे से अंदर गई, मगर पहली नजर में ही जो सामने दिखाई दिया उससे वह ठिठक गई। वहाँ एक महिला की सैंडल पड़ी थी। क्या शारदा यहाँ आई है? उसने मन ही मन में सोचा और थोड़ा आगे बढ़ी। शारदा चंदन की दोस्त थी जो कभी कभी उसके फ्लैट पर आया जाया करती थी, मगर अगले ही कदम पर उसकी आंखें फैल गई और उसका दिल जैसे रुक सा गया। वहाँ एक महिला का कोट पड़ा था और थोड़ी ही दूरी पर नीली रेशमी महिला शर्ट में जमीन पर पड़ी थी। वही पुरुषों की शर्ट भी पड़ी थी जिसे वो बहुत अच्छी तरह पहचानती थी। वह चंदन की शर्ट थी। उसके कदम लड़खड़ाने लगे। बिना आवाज किए वह उसके बेडरूम के पास पहुंची। आंखें कसकर बंद कर ली। तभी अंदर से आती हुई सुख में डूबी आवाजों ने उसके पैरों तले से जमीन खींच ली। वह आंखें फाड़कर वहीं खड़ी रह गई। आवाजें तेज हो रही थी। अब चंदन एक लड़की की मदहोश आवाज आई। चंदन की जान दूसरी आवाज चंदन की थी। नव्या का दिल करोड़ों टुकड़ों में टूट गया। तुम्हारी मंगेतर आ जाएगी तो हम ऐसे कैसे मिलेंगे? अब तो मैं तुम्हारे बिना ज्यादा दूर रहने की कल्पना भी नहीं कर सकती। क्या मेरे साथ ये पल बताए तुम्हें बहुत पसंद है? उस लड़की ने पूछा। बहुत ज्यादा, चंदन की आवाज आई और फिर गहरे चुम्बनों की आवाजें आने लगी।
बताओ ना, अब हम कैसे मिलेंगे? तुम चिंता मत करो, उस बेवकूफ़ लड़की को ज़रा भी शक हुए बिना मैं तुम्हें यहाँ लेकर आता रहूँगा। उसे छोड़ क्यों नहीं देते? लड़की ने शिकायत की, अगर उसे छोड़ दूँगा तो तुम्हें इतनी महँगी शॉपिंग कैसे करवाऊँगा? वह तो सोने का अंडा देने वाली मुर्गी है। उसे अभी छोड़ना मेरे बस की बात नहीं है। क्या पता मैं उससे शादी भी कर लूँ, मगर वह भी सिर्फ़ दिखावा होगा। मेरा असली सुकून तो तुम हो। ये सुनते ही नव्या उल्टे कदम पीछे हटने लगी। धीरे धीरे पीछे हटते हुए वो फ्लैट से बाहर निकल आई और भागते हुए सीढ़ियों की तरफ बढ़ी। उसका चेहरा अविश्वास से भरा था और आंखें लाल आंसुओं से भरी थी। 7वीं मंजिल से सीढ़ियां उतरते उतरते वह थक गई और नीचे आखिरी सीढ़ी पर बैठकर सिर पकड़ लिया। आंसू लगातार बह रहे थे। उसका दिमाग इस बात को मानने से इनकार कर रहा था कि जो आवाज़ें उसने सुनी थी वह सच थी। उसका मन ये मानने को तैयार ही नहीं था कि जिस इंसान पर उसने अपनी पूरी दुनिया टिका दी थी वह उसका नहीं था, वह किसी और पर अपना प्यार लुटा रहा था। ऐसा नहीं था वह कोई बहुत पवित्र लड़की थी या उसके जीवन में किसी पुरुष ने कभी उसे छुआ ही ना था, मगर इस तरह नहीं कि वह तो कभी चंदन के गले में लगी ही नहीं थी। वह उसका हाथ भी पकड़ता तो कुछ देर के बाद वह छुड़वा लेती। उसे अचानक उससे घिन आने लगी, खुद से भी घिन आने लगी कि उसने किस इंसान को अपनी जिंदगी मान लिया था। वह टूटे कदमों से वहां से उठी और पैदल घर की तरफ चल पड़ी। वह कैसे घर पहुंची और कैसे अंदर आई उसे खुद भी याद नहीं था। बस इतना हुआ कि जैसे ही वो मुख्य गेट पार करके अंदर आई वह जोर से गिरकर पोर्च के फर्श पर गिर पड़ी। उसका सामान वहीं अपार्टमेंट के नीचे स्टोर के पास रखा गया, जिसे चौकीदार ने उठाकर रख दिया ताकि कोई मालिक आए तो दे दे। घर के नौकरों ने जब नव्या को इस हालत में देखा तो पूरे शर्मा हाउस में अफरा तफरी मच गई। नव्या के माता पिता को खबर दी गई तो दोनों तुरंत ऑफिस से घर पहुंचे। उसे इस हालत में देखकर घबरा गए। डॉक्टर पहले ही उसे देख चुका था। उसे ड्रिप लगी हुई थी और वह आंखें बंद किए बेहोश पड़ी थी। उसे 103 डिग्री बुखार था जो अगले 2 दिन तक बना रहा। इस दौरान नव्या ने किसी को भी अपनी वापसी के बारे में बताने से मना कर दिया, इसलिए परिवार में किसी को भी उसके आने की खबर नहीं दी गई। तीसरे दिन उसने आंखें खोली और खाली नजरों से छत की तरफ देखने लगी। मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ मॉम? शुभांगी जो उसके कुछ कहने का इंतजार कर रही थी तुरंत उसके पास आई। क्या हुआ मेरी बच्ची को? और तुम अचानक बिना बताए कैसे आ गई? मेरी वीना से बात हुई थी, वह कह रही थी कि तुम बिल्कुल ठीक ठाक वहां से निकली थी और सबको सरप्राइज देने वाली थी। ये कैसा सरप्राइज है? तुम्हें पता है हम कितने परेशान थे। मैं सच में सरप्राइज देना चाहती थी मॉम, मगर मुझे नहीं पता था कि जिंदगी का सबसे बड़ा झटका पहले ही मेरा इंतजार कर रहा है। प्लीज चिरंजीवी से कहिए मेरा सामान ले आए। तुम्हारा सामान कहाँ है? शुभांगी ने चिंता से पूछा। शर्मा हाउस के अपार्टमेंट के ग्राउंड स्टोर रूम के बाहर। तुम वहाँ गई थी चंदन से मिलने? वे चौंक गई। नव्या ने सिर हिला दिया और उसके आंसू गिरने लगे। वे जोर जोर से रोने लगी। वे धोखेबाज है। मेरी बच्ची प्लीज रोना बंद करो वरना तुम्हारी तबीयत और खराब हो जाएगी। क्या हुआ ठीक से बताओ, कोई गलतफहमी हुई है क्या? कोई गलतफहमी नहीं हुई मॉम, वे अचानक चिल्लाई और बिस्तर से उतरकर एक एक करके कमरे की चीजें फेंकने लगी। शुभांगी के लिए उसका ये रूप बिल्कुल नया था। वह घबरा गई, उसे शांत करने की कोशिश करती रही, मगर वह एक एक करके कीमती चीजें और पेंटिंग उठाकर फेंकती रही। आखिर में उसने चंदन की तस्वीर उठाई और उसकी आंखों में आग जल रही थी। क्या आप यकीन करेंगी मॉम, वह तस्वीर उठाकर गुस्से में बोली। वह कमीना उसी घर में किसी दूसरी लड़की के साथ था जो मैंने उसे तोहफे में दिया था। उसने दोनों हाथ अपने चेहरे पर रख लिया। उसकी हिम्मत देखिए, वह चिल्लाई। शुभांगी अविश्वास से अपनी बेटी को देख रही थी। नव्या ने तस्वीर जमीन पर पटक दी। वह घर मैंने हमारे लिए दिया था। उसने मुझे बेवकूफ कहा। उसने मुझे क्या समझ रखा था? वह जोर से चिल्लाई और पास रखा गुलदान भी पटक दिया। शुभांगी चुप खड़ी उसे देखती रही। उनकी बेटी का ये रूप उन्होंने कभी नहीं देखा था। इतना गुस्सा, इतना दर्द। वह तो बहुत शांत स्वभाव की लड़की थी। वह 2 कौड़ी का लड़का आखिर उनकी इकलौती बेटी के साथ ऐसे कैसे कर सकता है? ये सोचकर ही उनका दिल जल उठा। नव्या वहीं जमीन पर बैठकर रोने लगी। मैं अभी उसे फोन नहीं। आप फोन नहीं करेंगी, उसे पता नहीं चलना चाहिए कि मुझे सब पता चल गया है, वह सख्त आवाज में बोली। लेकिन बेटा प्लीज मॉम, वह रोते हुए बोली, मुझे कुछ समय के लिए अकेला छोड़ दीजिए। जो करना होगा मैं खुद ही करूंगी। डैड से कहिए कि उस घर की चाबी वापस ले लें और आंटी को फोन करके कह दे कि नव्या ने इस रिश्ते से मना कर दिया है। लेकिन बेटा जो मैं कह रही हूँ वही होगा मॉम, वह जोर से चिल्लाई तो शुभांगी चुप हो गई। मैं तुम्हारे डैड से बात करूंगी, मगर तुम खुद को संभालो, मैं ठीक हो जाऊंगी।
नव्या ने धीरे से कहा, मैं बिल्कुल ठीक हो जाऊंगी। उसका स्वर धीमा मगर अंदर से जलता हुआ था। लेकिन मॉम, आपने मुझे कभी रोका क्यों नहीं? क्या मैंने उसे जरूरत से ज्यादा अहमियत नहीं दे दी थी? आपने मुझे क्यों नहीं रोका? तुम हमेशा ऐसे ही थी नव्या, अपने मनपसंद लोगों पर सब कुछ लुटा देने वाली। उसे तुम्हारी कदर होनी चाहिए थी। शुभांगी खुद से बोली, मैं एक पल में खाली हो गई हूँ मॉम। मैंने खुद को दुनिया के हर आदमी से दूर रखा, सिर्फ उसके लिए, और उसने मेरी मोहब्बत की कोई कीमत ही नहीं समझी। क्या ऐसे भी लोग होते हैं मॉम? क्या उन्हें किसी का दिल तोड़ते समय जरा भी दर्द नहीं होता? मुझे तो कभी शक भी नहीं हुआ। वह निराश होकर बोली, मॉम मुझे कुछ देर के लिए अकेला छोड़ दे। वह बोली तो शुभांगी भारी मन से बाहर चली गई और नौकरों को कमरे की टूटी हुई चीजों को समेटने को कहा। उधर जगदीश गुस्से से बोले, मैं उस घटिया इंसान को छोड़ूंगा नहीं। उसकी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी के साथ ऐसा करने की? अभी नव्या ने कोई कदम उठाने से मना किया है। मेरा ख्याल है हमें उसे समय देना चाहिए। शुभांगी बोली, वह जो फैसला करेगी हमें उसका साथ देना होगा। ये उसके लिए बहुत बड़ा झटका है। जगदीश चुप हो गए। उनका मन मान ही नहीं रहा था, मगर अभी और कोई रास्ता भी नहीं था। नव्या का सामान चुपचाप वहां से मंगवा लिया गया और अपार्टमेंट के इंचार्ज चंद्र मोहन के जरिए चंदन को घर खाली करने का संदेश भी दे दिया गया। अगले ही दिन चंदन का फोन आया, मगर शुभांगी के कहने पर जगदीश ने फोन नहीं उठाया। इस दौरान नव्या अपने कमरे में ही बंद रही। खाना भी मुश्किल से खाती थी। इन दिनों शुभांगी ने ऑफिस की छुट्टी ले ली थी और कारोबारी की जिम्मेदारी जगदीश संभाल रहे थे, मगर उनका पूरा ध्यान अपनी बेटी पर था। उधर चंदन अपनी माँ जया से परेशान होकर कह रहा था, मुझे समझ नहीं आ रहा चंद्र मोहन मुझे घर खाली करने के लिए क्यों कह गया, और अंकल फोन क्यों नहीं उठा रहे। दूसरी तरफ नव्या का फोन भी हफ्तों से बंद है। जया बोली, मैं बात करती हूँ, तुम्हें मुझे पहले बता देना चाहिए था। चंद्र मोहन कौन होता है तुम्हें घर खाली करने को कहने वाला? वह घर तो तुम्हारे नाम ही है ना? चंद्र बोला, नहीं मेरे नाम तो नहीं है, नव्या के नाम है, मगर दिया तो मुझे ही था। कागज और चाबी तोहफा था। जया उसे समझाने लगी, मगर चंदन के चेहरे पर बेचैनी साफ दिखाई दे रही थी। उसे लग रहा था कहीं कोई बड़ी बात हो गई है। उसकी माँ विधवा थी। उसने MBA के बाद कई कंपनियों में नौकरी के लिए आवेदन किया था। कुछ जगहों से कॉल भी आए थे, मगर वह काम को लेकर ज्यादा गंभीर नहीं था। उसे पता था कि होने वाला ससुर करोड़पति है और शादी के बाद जरूर उसके लिए कोई बड़ा कारोबार शुरू करवा देगा। हर महीने जया को घर खर्च के लिए लाखों रुपए मिलते थे, जिससे उनकी जिंदगी आराम से गुजर हो रही थी। दूसरी तरफ चंदन भी निश्चित था, क्योंकि उसे लगता था कि नव्या उसके प्यार में पूरी तरह डूबी हुई है और उसके बिना रह भी नहीं सकती। उसे खोने की बात सोचकर ही वह लड़की रोने लगती। इसी वजह से वह उसकी तरफ से पूरी तरह निश्चित था और जिंदगी आराम और ऐश में गुजार रहा था। खुशियों और सुकून से भरा शर्मा हाउस इन दिनों अजीब सी शांति खामोशी में डूबा रहता था। ऐसे में शुभांगी जगदीश सुबह सुबह ऑफिस जाने के लिए तैयार होकर नाश्ते की मेज पर बैठे थे। 2 हफ्ते के बाद आज शुभांगी भी ऑफिस जाने के लिए तैयार हुई थी। तभी डाइनिंग रूम में हील की टकाटक की आवाज आई। दोनों ने हैरानी से मुड़कर देखा तो उनकी आंखों में खुशी भरी हैरानी उभर आई। वह पूरी तरह तैयार थी, लेकिन उसकी आंखों की लालिमा कुछ और ही कहानी बता रही थी। फिर भी इस समय उतना ही काफी था कि वह कमरे से बाहर आ गई थी। खुद बनाई हुई कैद को खत्म करके आज वह कहीं जाने के लिए तैयार दिखाई दे रही थी। गुड मॉर्निंग डैड, मॉम, आप लोग कैसे हैं? उसने हल्की मुस्कान के साथ कहा। बिल्कुल ठीक है मेरी बच्ची, तुम्हें ऐसे देखकर बहुत अच्छा लग रहा है। आओ हमारे साथ नाश्ता करो, जगदीश ने प्यार से कहा। माफ कीजिए डैड, आज नाश्ता मैं एक दोस्त के साथ करने वाली हूँ। तो इस समय तुम किसी दोस्त से मिलने जा रही हो? उसकी माँ ने हैरानी से पूछा। जी, गौरव से मिलने, उसने दोनों की तरफ देखकर कहा। गौरव का नाम सुनते ही शुभांगी की आंखों में थोड़ा राहत आ गई, क्योंकि वह एक अच्छा और भरोसेमंद लड़का था। ठीक है, अपना ध्यान रखना और फोन चालू कर लो। सिम बदल रही है मॉम, आज नई सिम लेकर आपसे बात करूंगी। आप लोग भी अपना ध्यान रखिए और मेरी चिंता मत कीजिए, मैं ठीक हूँ। इतना कहकर वह मुस्कुराई और बारी बारी दोनों के गाल चूमकर बाहर चली गई। वह उसके सामने बैठी थी और गौरव चुपचाप उसे ही देख रहा था। उसकी आंखों में सवाल थे। वह काफी बदल गया था, पहले से ज्यादा गंभीर हो गया था और उसकी आंखों की खामोशी में गहरा सन्नाटा उतर आया था। यहाँ आने के लिए धन्यवाद, उसने धीरे से कहा। धन्यवाद की जरूरत नहीं, मैं वैसे भी छुट्टी पर था, गौरव ने शांत आवाज में कहा और वेटर को इशारा किया। कुछ ऑर्डर कर लो, उसने मेन्यू उसकी तरफ बढ़ाया। मैं कुछ नहीं खाऊंगी, कॉफी पीऊंगी, उसने सिर हिला दिया। गौरव ने ऑर्डर दिया और वेटर के जाने के बाद दोनों हाथ मेज पर रखकर पूरी तरह उसकी तरफ देखने लगा।
नव्या जिस बात के लिए आई थी वो कहना उसके लिए बहुत मुश्किल लग रहा था। सामने बैठा व्यक्ति जितना भी अच्छा और नरम दिल क्यों न हो, वह उसकी बात क्यों मानेगा, जबकि वह उसकी सोच और स्वभाव से भी अच्छी तरह परिचित थी। कुछ देर के बाद कॉफी आ गई। दोनों के बीच खामोशी छाई रही। वह उसके कुछ कहने का इंतजार कर रहा था। गौरव ने कॉफी उसकी तरफ बढ़ाई। धन्यवाद। नव्या धीरे धीरे कॉफी की घूंट भरती मेज को देखती रही। फिर अचानक सिर उठाकर उसे देखा और बोली, क्या तुम मुझसे शादी करोगे गौरव? कॉफी पीते हुए गौरव को जैसे झटका लगा। उसे लगा शायद उसने गलत सुना हो। सॉरी, उसने हैरानी से कहा। मुझसे शादी कर लो गौरव, उसने उसकी आंखों में देखते हुए फिर कहा। क्या तुम कर सकते हो? वह फिर पूछ रही थी। गौरव अविश्वास से उसे ही देख रहा था। वह उसके जवाब का इंतजार कर रही थी। गौरव ये सोच रहा था कि ये सपना है या सच। बताओ गौरव, वह बेचैनी से बोली, और गौरव का सिर अपने आप हाँ में हिल गया। उसने खुद को रोकने की कोशिश भी नहीं की और कुछ समझ ही नहीं पाया। बहुत बहुत धन्यवाद तुम्हारा। वह अचानक मुस्कुराई। उसकी आंखों में हल्की नमी की चमक थी। मगर चंदन के बारे में तुमने ही तो कहा था कि वो मुझे योग्य नहीं समझता। गौरव ने धीरे से कहा, लेकिन तुम उसे चाहती थी। वह अब भी शांत स्वर में बोला, वो मेरा अतीत था, मैंने गलती की थी। नव्या ने गहरी सांस लेते हुए कहा और फिर उसकी आंखों में देखते हुए बोली, मैं तुम्हारे साथ ईमानदार रहूंगी, बदले में सिर्फ ईमानदारी चाहूंगी। उसने जैसे शर्त भी खुद ही रख दी थी। तुम्हें पाने के बाद गौरव बेवफाई कैसे करेगा? उसने मन ही मन सोचा। तुम आंटी जी को कल मेरे घर भेज सकते हो। हमारी तरफ से कोई शर्त नहीं होगी। आप लोगों की जो भी शर्तें होंगी हमें मंजूर होगी। गौरव ने फिर से सिर हिला दिया। कॉफी के लिए धन्यवाद गौरव। वह उठने लगी। जा रही हूँ। गौरव ने पूछा, शादी की तैयारी भी तो करनी है। वह हल्की मुस्कान के साथ बोली। तो गौरव उसे देखता रह गया। उसे कुछ समझ नहीं आया। बिना कुछ सोचे समझे उसने शादी के लिए हाँ कर दी थी, मगर इनकार भी नहीं कर सकता था, क्योंकि वह कई सालों से उसकी दुआओं और सपनों का हिस्सा थी। उसकी पहली और आखिरी मोहब्बत थी। वह उसे हर हालत में स्वीकार करने को तैयार था। वह जा रही थी और गौरव अब भी जैसे सपने में बैठा था। शायद कल गौरव के घर वाले आएंगे। नव्या अपनी माँ शुभांगी के साथ बैठे कॉफी पी रही थी। वह पूरी तरह शांत दिखाई दे रही थी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, जैसे पिछले हफ्ते उस पर कोई बड़ा तूफान ना टूटा हो। मगर उसकी आंखों की चमक बुझ चुकी थी। वह खाने से ज्यादा कॉफी पी रही थी, क्योंकि उसका मन खाने से हट चुका था। गौरव के घर वाले क्यों आएंगे? सब ठीक है ना? शुभांगी ने पूछा। वो मुझसे शादी करना चाहता था, लेकिन उस समय मैंने मना कर दिया था। अब मैं तैयार हूँ। ये सुनकर शुभांगी चौंक गई। उन्हें लगा उनकी बेटी भावनाओं में बहकर बहुत जल्दी फैसला ले रही है। लेकिन बेटा, तुम्हें नहीं लगता ये सब बहुत जल्दी हो रहा है? क्या ऐसा नहीं हो सकता? कुछ समय तक तुम सोचो समझो, फिर तुम्हारे लिए क्या सही है। नहीं मॉम, मेरा दिमाग पहले से जानता था। गौरव एक अच्छा आदमी है, लेकिन मेरा दिल कहीं और था। अब मैं जल्दी से जल्दी गौरव से शादी करना चाहती हूँ। ये शादी बदले की भावना है नव्या। शुभांगी ने धीरे से कहा। बदला ही सही, लेकिन मैंने फैसला कर लिया है। कल वे लोग आएंगे। आप लोग उनकी किसी भी बात से मना नहीं करेंगे और उनसे कोई मांग भी नहीं करेंगे। वह गंभीरता से बोली। शुभांगी चुप होकर उसे देखने लगी। प्लीज डैड से बात कर लीजिए, वो ये कहकर उठने लगी। तभी कदमों की आहट पर दोनों ने मुड़कर देखा। जया आंटी और चंदन अंदर आ रहे थे। नव्या को सामने खड़ा देखकर दोनों को गहरा झटका लगा। नमस्ते आंटी, नव्या ने हल्की मुस्कान के साथ कहा और चंदन की तरफ देखा तक नहीं। चंदन अविश्वास से उसे देख रहा था। तुम कब आई? तुम्हारा फोन भी बंद है। मैं कितना परेशान था। वह अपनी बात पूरी करता उससे पहले ही नव्या अंदर चली गई। चंदन वहीं खड़ा रह गया। आप कैसी हैं? आइए बैठिए। शुभांगी ने चंदन को नजरअंदाज करते हुए जया आंटी से कहा। आप कैसी हैं आंटी जी? चंदन ने उलझन में पूछा। ठीक हूँ, शुभांगी ने बिना मुस्कुराए जवाब दिया। चंदन बेचैन हो गया। क्या नव्या की तबीयत ठीक नहीं है? वह कब आई? हमें तो पता ही नहीं चला। हाँ, बस अचानक आ गई थी। सरप्राइज देना चाहती थी, शुभांगी ने सामान्य स्वर में कहा, मगर मुझे तो बताया ही नहीं। चंदन वहीं खड़ा होकर बोल रहा था, लेकिन उसकी बात अनसुनी कर दी गई। आप बैठिए, मैं आती हूँ, शुभांगी जया आंटी से कहकर अंदर चली गई। क्या तुम्हारा नव्या से कोई झगड़ा हुआ है? जया ने पूछा। नहीं तो, पता नहीं वह ऐसा व्यवहार क्यों कर रही है, चंदन ने कहा, लेकिन उसके मन में अजीब अजीब शक उठने लगे। अंकल के आने से पहले ही वह उठकर नव्या के कमरे में चला गया। कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। उसने कई बार आवाज दी, लेकिन अंदर से कोई जवाब नहीं आया। काफी देर तक इंतजार करने के बाद भी जब कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली तो वो परेशान होकर वापस लौट आया। अंदर नव्या दरवाजे के सहारे बैठी चुपचाप आंसू बहा रही थी।
चंदन उसके दिल से उतर चुका था, मगर जितना कुछ उसके दिल में रह गया था, उन भावनाओं और यादों का निकलना अभी बाकी था। उसने सख्ती से अपने आंसू पोंछते हुए उस दृश्य को दिमाग से हटाने की कोशिश की, मगर जब जब वो आवाजें उसके कानों में गूंजती तो उसके दिल में नफरत की लहर उठने लगती। अगले दिन उसे पता ही नहीं था गौरव सच में अपनी माँ के साथ आएगा या नहीं, मगर उसने अपने माता पिता को ऑफिस जाने नहीं दिया। दोनों चुपचाप बैठे एक दूसरे से नजरें चुरा रहे थे। उसके पिता जगदीश ने भी उसे समझाने की कोशिश की, मगर वो कुछ भी सुनने को तैयार ही नहीं थी। उसका फैसला पक्का था और उसे बदलने की बात पर वो गुस्सा हो जाती थी। शाम होने लगी तो अचानक घर के गेट पर एक गाड़ी आकर रुकी। वह जो लिविंग रूम की कांच की दीवार के पार खड़ी थी, गहरी सांस लेकर रह गई। वह गौरव था और वादे के मुताबिक उनके घर आया था। गाड़ी से उसके साथ उसकी माँ और बड़ी बहन उतरी। नव्या गहरी सांस लेकर अंदर की ओर चली गई। वह काफी देर अपने कमरे में रही, फिर बाहर आई और उनसे मिलने गई तो चेहरे पर सुंदर मुस्कान सजा ली। वह गर्मजोशी से मिली और खुश मिजाज बनकर बातें करती रही। वह आखिर तक वहीं बैठी रही और उसकी मौजूदगी में सारी बातें होती रही। पूरे समय गौरव बहुत ध्यान से उसे देखता रहा, जैसे उसके चेहरे पर कुछ खोज रहा हो। चंदन की नौकरी के बारे में जानकर जगदीश को हैरानी हुई थी। उन्हें नहीं पता था वह जल्दी ही डीएसपी के पद पर भर्ती होने वाला था। इससे वह कुछ संतुष्ट भी हुए थे। उन्होंने जल्द से जल्द शादी करने का सुझाव दिया, जिसे उन लोगों ने बिना किसी के हिचक के मान लिया। दोनों परिवारों की तरफ से कोई बड़ी शादी की दावत नहीं रखी गई। बस 1 महीने के बाद होने वाले रिसेप्शन की दावत देने का फैसला किया गया। गौरव खुश था। ये कहना वह खुश था, उसकी खुशी को कम करके बताना होता। सही बात ये थी कि वह 7वें आसमान पर उड़ रहा था, लेकिन अजीब बात ये थी वह खुलकर अपनी खुशी इजहार भी नहीं कर सकता था। बहुत सावधानी के बावजूद भी जया को खबर मिल गई कि नव्या की शादी हो रही है, और जहां चंदन बार बार नव्या से बात करने की कोशिश कर रहा था, वहीं जया से उसकी शादी की खबर सुनकर वह बुरी तरह बेचैन हो गया। लेकिन दिल के अंदर बैठा शक उसे चैन नहीं लेने दे रहा था। वह अपनी माँ के साथ अंकल के घर चला गया, किस्मत कहे या कुछ और। उस समय जगदीश और शुभांगी दोनों ही वहां मौजूद थे। जगदीश ने अपने जिगरी दोस्त के बेटे को देखकर मुंह फेर लिया, जबकि जया शिकायत भरी नजरों से अपने मरे हुए पति के दोस्त को देख रही थी। अगर हमसे कोई गलती हो गई हो तो बता देते जगदीश, हम आपसे माफी मांग लेते, लेकिन आपने तो हमें कुछ समझा ही नहीं। जब बात औलाद पर आती है ना, तो इंसान का भरोसा भी डगमगा जाता है। हमें मौका ही नहीं मिला कि कुछ बता सके। जगदीश गंभीरता से बोले, नव्या किसी भी हालत में इस रिश्ते के लिए तैयार नहीं थी, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। वैसे भी कहते हैं कि ऐसे मौके पर सबको शामिल होना चाहिए। शादी हम सिर्फ घर वालों की मौजूदगी में कर रहे हैं। वह बहुत शांत होकर कह रहे थे, लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं आप लोग? नव्या तो कई सालों से चंदन की मंगेतर थी। ये रिश्ता हमारी पसंद से हुआ था और बच्चों की भी इसमें मर्जी शामिल थी। फिर अचानक ऐसा क्या हुआ कि आपने अपना फैसला बदल लिया? अंकल, नव्या मुझसे बात ही नहीं कर रही। मैं खुद उससे बात करके जो भी गलतफहमी है उसे दूर करना चाहता हूँ। आप बस उसे कह दीजिए कि मुझसे एक बार बात कर ले। वह बेचैनी और बेबसी से वहां बैठा था। उसका बस चलता तो वह नव्या को कमरे से बाहर निकालकर अपने सामने ले आता। वो मुझसे बात नहीं करना चाहती तो हम उस पर कैसे दबाव डालेंगे? शुभांगी ने कड़वे स्वर में कहा तो जया भी उनके अंदाज में चौंक गई। उनकी बहुत विनती के बावजूद भी वह किसी तरह की मदद नहीं कर पाए थे और माँ बेटा मायूस होकर लौट आए थे। शादी के दिन नव्या बहुत महंगे पार्लर से तैयार हुई। उसने उस दिन अपने ऊपर खूब पैसा खर्च किया था और उसका नतीजा ये था कि वह किसी स्वर्ग से उतरी अप्सरा की तरह सुंदर लग रही थी। फोटोग्राफ को पोज देते हुए वो गौरव के पास खड़ी मुस्कुरा रही थी। गौरव मुस्कुराता, मगर बार बार उसकी मुस्कान सिमट जाती। पता नहीं क्या था जो उसे अंदर से चुभ रहा था। शायद ये खोखला रिश्ता जो वो बना रहा था, या फिर वो झूठी मुस्कान जो नव्या के चेहरे पर सजी थी। शादी के समय भी उसने जैसे मशीन की तरह हाँ कहा था। नव्या और गौरव की शादी कितनी चल पाएगी? क्या चंदन को सिर्फ जलाने के लिए ये शादी की गई थी या फिर कुछ और था? आगे की कहानी बहुत दिलचस्प रहने वाली है। हर मोड़ पर एक राज खुलने वाला है। और मेरी वीडियो जहाँ कहीं से भी आप लोग देखते हैं, कमेंट में अपने शहर और राज्य का नाम जरूर बताएं। मुझे आप लोगों के कमेंट पढ़ने में बहुत आनंद आता है और मैं उन सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहती हूँ। जो लोग मेरी वीडियो को देखते हैं, लाइक करते हैं और शेयर करते हैं। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है
तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। मिलते हैं हम अपनी कल की एक और नई दिलचस्प कहानी के साथ। मुझ पर सदा अपना प्यार और स्नेह बनाए रखें। सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार दोस्तों। खुश रहें, स्वस्थ रहें, मुस्कुराते रहें।